हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि पता है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग सभी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी क्लास है वो पॉलिटिकल ऑनर्स मेन कोर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको पता है कि आपके 2 मेन कोर कंप्लीट हैं और अभी 3rd मेन कोर चल रहा है जो है इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। इसकी 2 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर ली है, थ्योरी वाली और ऊपर इंट्रोडक्शन वाली। अब हम लास्ट 3rd जो यूनिट है, इसमें सिर्फ 3 यूनिट है, हम 3rd यूनिट कर रहे हैं और 3rd यूनिट में भी हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, मैं फासिम नाजिम बोल्शेविक रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर उनकी क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप वहाँ से जाके उन क्लास को अटेंड कर लीजिए। ठीक है, सो आज की जो क्लास है हम इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम पढ़ चुके हैं और उसमें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई क्यों थी और कैसे ख़त्म हुई थी, किस वजह से ख़त्म हुई थी। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। इसमें हम आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण और उसके परिणाम पढ़ेंगे और हिंदी में भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, विश्व युद्ध दूसरा कारण और परिणाम, और ये ऊपर के सारे टॉपिक। ये आप लोगों के टॉपिक यहाँ ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इसके आगे भी टॉपिक्स हैं, वो उसकी पिक्चर मैंने नहीं लगाई है क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में उनकी पिक्चर लगा दूंगी और वो नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी क्योंकि वो सारे टॉपिक आपस में लिंक्ड हैं और वो हम सारे एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले परिचय। देखो, युद्ध की शुरुआत आमतौर पर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ मानी जाती है और युद्ध की शुरुआत के लिए बहुत सारी तारीखों में से शामिल एक तारीख शामिल है 13 सितंबर 1931 में मंचूरिया पर जापानी आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध चीन जापान युद्ध की 7 जुलाई 1937 को शुरुआत या अन्य कई घटनाओं में से एक था। अन्य स्रोत APJ टेलर का ही पालन करते हैं, जिनका मानना है APJ टेलर क्या बोलते हैं कि पूर्व एशिया में उसी समय चीन जापान युद्ध जारी था और यूरोप में उसके उपनिवेशों में द्वितीय युद्ध चल रहा था। उसके साथ साथ 1941 में विलय से पहले विश्व युद्ध का रूप नहीं ले पाए। इस बिंदु से युद्ध 1945 तक जारी रहा और यह अनुच्छेद पारंपरिक तिथियों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसके साथ युद्ध के अंत भी, मतलब अंत की भी बहुत सारी तिथियां आई थी, लेकिन ये होता जा रहा था कि नहीं, अब दोबारा इस चीज़ को आगे बढ़ना है, नहीं अब ये चीज़ तो हुई नहीं है, इस चीज़ को सही करना है। तो इस तरीके से बहुत सारी यहाँ बात लिखी गई है कि युद्ध की बहुत सारी तिथियां आई। कुछ सूत्रों का कहना था कि 14 अगस्त 1945 के युद्ध विराम से इसका अंत हुआ, जापान के औपचारिक आत्मसमर्पण के बजाय। कुछ यूरोपीय इतिहासों में से मतलब ये भी दिवस को समाप्त हुआ और जापान के साथ संधि, जो शांति संधि पीस ट्रीटी हुई थी, उस पर 1951 पर हस्ताक्षर करने के बाद ये समाप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था और इसके साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये मेन बात है इस सब बात में। इसके साथ कुछ ही दिन में 2 परस्पर विरोधी विचारधाराएं बढ़ गई थी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स, वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा हो चुका था और इसमें एक सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इस समझौते में इन दोनों देशों के मध्य पोलैंड के विभाजन का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया था। जो पोलैंड का विभाजन का मार्ग था उसको प्रशस्त कर दिया गया था। और जैसा कि आपने को मैं पीछे बता चुकी हूँ कि फ्रांस के सैनिक गठबंधन के साथ प्रयास विफल हो गए थे, किसके, सोवियत संघ के और ब्रिटेन के। तो रियलिटी में ब्रिटेन और सोवियत संघ में वार्ता चल रही थी, वार्ता मतलब बातचीत चल रही थी और जर्मनी और ब्रिटेन के मध्य भी गुप्त वार्ताएं, जो छुपी हुई संधियां थी एक तरीके से, वो ब्रिटेन और आपके जर्मनी के बीच में भी चल रही थी। तो ये दोनों वार्ताएं ही असफल हो गई थी और जर्मन सोवियत समझौते ने अप्रत्याशित समीकरण को जन्म दे दिया था, जिससे पोलैंड पर आक्रमण का मार्ग बिल्कुल अच्छी तरीके से खुल चुका था। उसके बाद ये देखा गया कि विश्व युद्ध की जब स्टार्टिंग हुई थी तब उससे कुछ महीने पहले ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने पोलैंड को आश्वासन दिया था कि पोलैंड पर आक्रमण हुआ तो
पोलैंड ने अपनी रक्षा करने का निर्णय किया तो वह दोनों देश उसकी रक्षा के लिए हर संभव सहायता देंगे, जो उनसे हो पाएगा वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये संधि हुई थी इन लोगों के बीच में। उसके बाद जब युद्ध को टालने और पोलैंड की सुरक्षा के समस्त उपाय विफल हो गए थे तो जर्मनी ने 1 सितंबर को युद्ध की घोषणा कर दी थी और पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। तब अपनी वचनबद्ध के अनुसार फ्रांस और ब्रिटेन 3 दिसंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी थी। ठीक है, देखो ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। 1 सितंबर को जब युद्ध की घोषणा हुई थी तो 3 सितंबर को ही ये यहाँ पर बात शुरू हो गई थी। जापान ने 1937 में ही चीन पर आक्रमण कर दिया था और चीन जापान युद्ध चल रहा था उस टाइम से ही, 37 से ही। तो सितंबर मतलब 39 में जब युद्ध की घोषणा हुई थी, लेकिन 37 से जापान और चीन का युद्ध चल रहा था। और साथ ही साथ जापान ने ना तो सोवियत संघ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी और ना ही दिसंबर 1941 के आरंभ तक अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। ठीक है, देखो इटली जो कि रोम बर्लिन टोक्यो धुरी में शामिल था। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगी वो क्या थी। वो एक सबसे बड़ा कारण थी आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो उसमें ये बताया गया कि वो मतलब एक तरीके से वो कुछ समय तक तटस्थ रहा था, अलग रहा था। तटस्थता की नीति मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बता रखी है कि तटस्थता की नीति थी क्या, और फिर वो युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन 1940 में इटली ने जर्मन के पक्ष में युद्ध का प्रवेश कर लिया था और साथ में यूरोप के जो बहुत सारे देश थे उनके हारने के बाद 1941 में ही जून में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था। 10 वर्ष का यह अनुक्रमण संधि की अवहेलना और सोवियत संघ के प्रति विश्वासघात था। लेकिन जर्मनी तो केवल मतलब एक तरीके से सिर्फ अवसादवादी रूप से ही सोवियत संघ का मित्र बना हुआ था, जैसा कि उसकी सेना और जो प्रदेश की विजय वो कर चुका था। मतलब सेना का भी उसने एक तरीके से अपना आक्रमण अच्छा कर लिया था और बहुत अच्छी सारी चीज़ें उसने बना ली थी। उसी तरीके से उसने सोवियत संघ पर भी धावा बोल दिया था। फिर सोवियत संघ ने आक्रमण होते ही ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों से सहायता मांगी थी और सोवियत संघ ने खुद को जापान के विरुद्ध युद्ध से अलग कर लिया था कि नहीं, मैं जापान के विरुद्ध युद्ध नहीं करूंगा, ना मैं कर सकता हूं, क्योंकि जब उस पर आक्रमण हो चुका था। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर भारी बमबारी के परिणाम स्वरूप अमेरिका भी ध्रुवीय राष्ट्रों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया था। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं पर्ल हार्बर क्या है। देखो, पर्ल हार्बर अमेरिका में एक जगह है जो कि एक मतलब एक तरीके से मैं आपको बता दूं आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है। और वहाँ पर उस टाइम पे जापान ने हमला कर दिया था, बमबारी करी थी, एटम बम फेंका था, क्योंकि वो दूसरे उनके साथ मिल गया था जबकि वो जापान के साथ था। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फोड़ा था। वजह यही रही थी कि सबसे पहले जापान ने उनके एक छोटे से आइलैंड पर अब बम फेंका था। जब अमेरिका पावरफुल हो गया तो उसने कहा कि अब मैं कैसे पीछे रहूं, तो उसने हिरोशिमा पर और नागासाकी पर बम फेंक दिया था। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि इस लड़ाई में एक और इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस आदि थे, तो दूसरी ओर जर्मन, इटली और जापान आदि शामिल थे। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अलाइड पावर्स में इटली भी शामिल था, लेकिन मैंने उसमें लिखा नहीं था। सेम वैसी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। जो दूसरी पार्टी थी इटली, जर्मन, जापान वाली, वो अलाइड पावर्स थी, और जो ऊपर वाले देश है इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ये मित्र राष्ट्र हैं सारे। ठीक है, आपके सॉरी स्टूडेंट्स, अलाइड पावर्स ये हैं, सेंट्रल पावर्स हैं जर्मन, इटली और जापान। ओके, प्लीज आप इस बात को याद रखना, मुझसे बोलने में थोड़ी गलती हो गई है। सो जर्मन, इटली और जापान जो है वो आपकी सेंट्रल पावर्स हैं, सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी था। अब इसके साथ यहाँ पर इनमें अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, इन सब का साथ देने वाले देश अलाइड पावर्स मित्र देश कहलाए। तो जर्मनी, इटली और जापान जो है लड़ने वाले देश ध्रुवीय राष्ट्र अलाइड सेंट्रल पावर्स कहलाए। ठीक है, अब आपको यहाँ पता लग गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से देश शामिल थे। और अमेरिका के जब पर्ल हार्बर पर 1941 में जापान ने बम फेंका था, तभी उसका बदला लेने के लिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर, जब जापान बहुत कमज़ोर हो गया था इसके बाद, तो जापान पर उसने हमला कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कालक्रम की, क्रोनोलॉजी की। देखो स्टूडेंट्स, क्रोनोलॉजी में क्या बताया गया है कि देखो युद्ध की शुरुआत जो है वो 1930 को जर्मन के पोलैंड पर आक्रमण के साथ मानी जाती है, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया। उसके साथ साथ युद्ध की शुरुआत के लिए बहुत सारी तारीखें भी शामिल थी जो मैंने आपको पीछे अभी बताई हैं।
और एक तरीके से ये भी देखा गया कि जैसे एक इसे वैश्विक संघर्ष और एक सैन्य संघर्ष का नाम भी दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक तरीके से ये देखा जाए तो सैन्य संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है और एक वर्ल्ड वॉर के नाम से तो जाना जाता ही है, ठीक है, जिसमें सभी महान शक्तियों समेत दुनिया के बहुत सारे देश शामिल थे जो दो परस्पर विरोधी संगठनों में बटे हुए थे, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। मैंने आपको पीछे बता दिया कि कौन कौन सी पावर्स में कौन से देश शामिल थे। उसके साथ साथ इस वजह से ही इतिहास में ये सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर लिया था। अब मैंने आपको बता दिया था उसमें कि कैसे अब बदले की आग जल रही थी, कि सब लगे पड़े हुए थे कि हाँ दोबारा युद्ध हो तो हम इसको बताएं, इसको बताएं, उसको बताएं। तो इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक सबसे बड़ा उसका कारण माना जाता है कि परिणाम माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस वजह से हुआ, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया कालक्रम में कि इस अवस्था में सहभागियों ने नागरिक और सैन्य संसाधनों के बीच अंतर को मिटा दिया था और युद्ध करने की कोशिशों में एक दूसरे को सेवाएं दी। किस तरीके से? आर्थिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, एक तरीके मतलब सहभागिता दी और औद्योगिक तरीके से भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। इसमें 7 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें से बहुत सारे जो थे वो नॉर्मल पीपल्स थे, साधारण नागरिक थे। इसलिए इसको मानव इतिहास का सबसे ज़्यादा खूनी संघर्ष माना जाता है, क्योंकि बेवजह इतने सारे नागरिक माने गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी याद करते हुए चलो कि मैं आप लोगों को बता क्या रही हूँ। मैंने सबसे पहले आपको बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ इसको वैश्विक सैन्य संघर्ष भी माना जाता है और इसको एक खूनी संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? सबसे पहला सैन्य संघर्ष, क्योंकि इसमें सेना का बहुत हाथ था। अमेरिका के पास बहुत सेना थी, जर्मन भी अच्छा खासा पावरफुल हो चुका था और जापान उनके साथ था, तो जापान तो पावरफुल था ही था, ठीक है। उसके बाद दूसरा खूनी संघर्ष माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो पीपल्स थे, नॉर्मल पीपल्स, साधारण नागरिक थे, वो सबसे ज़्यादा मरे थे। कितनी तादाद थी? 7 करोड़ तादाद थी और इसलिए इसको खूनी संघर्ष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मली था आपकी 1939 में युद्ध की शुरुआत सारी हो चुकी थी और उसके बाद जब युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, तो फिर बात आती है कारण की, कि अब मेन कारण आप देखो कि ऐसा हुआ क्या था पीछे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। अब आप लोग ये देख चुके हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में परिणाम क्या निकले थे और कारण क्या थे, तो सेम वही वाली बात को आगे बढ़ाया जा रहा है कि जैसे वर्साई संधि थी और इकोनॉमिकल वो बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए थे और जो हार हुई थी इन सब की। फिर उसके बाद जो धुरी मैंने आपको पीछे बताई है, अभी एक्सेस बताया था, वो मैं आपको इसमें डिटेल से बताती हूँ। सबसे पहला है वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइलियस, ठीक है। देखो, पेरिस का जो शांति सम्मेलन था 1919 में एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की स्थापना की कोशिश की गई थी उसमें, जो कि न्याय, शांति और निरस्त्रीकरण पर आधारित होनी थी। लेकिन सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी जो रिप्रेजेंटेटिव थे इन पर्पस के लिए समान रूप से वचनबद्ध बिल्कुल भी नहीं थे और सम्मेलन की जो मुख्य उपलब्धियां थी वो वर्साई की संधि, जापान पर आरोपित शांति संधि थी, ठीक है। ये वाली बात यहाँ बताई गई है। लगभग आधी शताब्दी पहले प्रशा ने फ्रांस को पराजित कर दिया था। प्रशा स्टूडेंट्स, प्रशा क्या होता है? प्रशा किसको बोला जाता था पहले, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रशा पहले किसको बोला जाता था? आपको नहीं पता तो पूछना ज़रूर, क्योंकि आप लोगों को ये आंसर में लिखना है कि क्या लिखना है आपको इसमें, कि आधी शताब्दी से पहले प्रशा ने फ्रांस को पराजित कर दिया था। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि प्रशा कौन सी जगह है और आप इसको किस नाम से जानते हैं। उसके बाद 1871 में जर्मन साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तब फ्रांस ने बहुत ज़्यादा अपने एक लगातार डर की वजह से और अपमान की वजह से जीवन व्यतीत वो ऐसा कर रहा था फ्रांस। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की पराजय हो गई थी तो फ्रांस ने अपने अपमान का बदला लेने का निर्णय किया था, ठीक है। ये वर्साई संधि की बात यहाँ पे चल रही है। जब मैंने आपको बता दिया भाई, जब जर्मनी ने अपना बदला लेने जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो उसके बाद फ्रांस ने अपने को अपमानित समझकर बदला लेने की कोशिश करनी स्टार्ट कर दी थी और पेरिस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मन को नगर के बाहरी भाग के स्थित एक ऐसे होटल में ठहराया गया जिसमें जो जर्मन के जो शिष्टमंडल थे उनको जिसके चारों ओर कांटेदार तार लगे हुए थे। होटल पर पुलिस लगी हुई थी, बहुत पहरा था और वहाँ की सिक्योरिटी, इनफैक्ट होटल के अंदर के जो काम कर रहे थे वो भी उनके अपने पर्सनल लोग ही थे, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यहाँ ये आती है कि जो संधि का प्रारूप विजय मित्र राष्ट्रों ने तैयार किया था, वो जर्मनी से कहा गया था कि उस प्रारूप पर हस्ताक्षर कर दे।
ओके। उसके बाद जर्मन के शिष्टमंडल को सभा कक्ष में केवल 2 बार बुलाया गया था और 7 मई 1919 को ये कहा गया कि प्रारूप को जर्मन सरकार के विचार के लिए ले जाया जाए और उसे देश की सरकार को की आपत्तियां या फिर उसके सुझाव के लिखित में 3 सप्ताह के अंदर सम्मेलन सामने रखा जाए। ठीक है। उसके बाद ये वाली बात इसमें बताई गई कि 20 वर्ष बाद जो जर्मनी एक मतलब भारी रूप से सामने आ पाया था और हिटलर के सत्ता के आते ही जर्मन निवासी जो थे उसके हृदय में बदले की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी थी। जैसा मैंने आपको अभी पीछे नाजीवाद में पढ़ाया था कि हिटलर से ये सहा नहीं गया था कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर लिया। उस समय वो सेना में मतलब एक तरीके से उन्होंने एडमिशन लिया था। ठीक है। तो इनसे बिल्कुल भी ये सब नहीं झेला गया, नहीं देखा गया। उसके बाद जब ये अस्तित्व में सामने आए थे हिटलर अपना अच्छे से बनकर कि हाँ मैं इस देश का राज करता हूँ, मैं तानाशाह करता हूँ, तो उसके बाद जर्मनी को अपमान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अपना अपमान खत्म कर दिया और वर्साय संधि में जब ये सारी बातचीत चल रही थी तो इसको एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा है विश्व आर्थिक संकट। विश्व आर्थिक संकट में क्या बताया गया है कि अमेरिका की वित्तीय संस्थाओं के द्वारा 1921 में अचानक से यूरोप देशों के दिए जाने वाले जो ऋण थे और पूंजी निवेश को बंद कर दिया गया था और साथ ही जो विश्व आर्थिक संकट था वो उभर गया था। उसके बाद यूरोप के अन्य देश स्पेशली जर्मन अमेरिका धनराशि की सहायता से तेजी से औद्योगिक प्रगति पर आ चुके थे, क्योंकि आप देख रहे हो अब यहाँ पे जर्मन ने जब हिटलर आ गया था तो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा था और मैंने आपको नाजीवाद में बताया है कि जर्मन कैसे तेजी से आगे बढ़ने लगा था। उसके बाद अमेरिका तो पहले से ही पावरफुल था तो इन सब से ऋण लेकर छोटे देश अपना काम चलाते थे, सब कुछ करते थे और उसके बाद अचानक से वो प्रगति बिल्कुल रुक गई थी और आर्थिक संकट का सबसे गंभीर परिणाम 1930 से 30 से 32 में देखने को मिला था। फिर आर्थिक संकट ने जो ज़्यादा से ज़्यादा देश थे उसमें अर्थव्यवस्थाओं को बिल्कुल एक सीधे तौर पे और एक गलत तौर पे इन दोनों रूप में बांट दिया था। उसके बाद आर्थिक संकट शुरुआत होते ही एक मतलब वेपन के सभी जो कोशिशें थी वो बंद कर दी गई थी और वेपन्स की होड़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी थी, क्योंकि युद्ध सभी सोच रहे थे। अब जब ये सोच रहे हो तो जाहिर है वेपन्स की ज़रूरत होगी। सबमरीन्स हैं, टैंक्स हैं, गन्स हैं और आपकी मिसाइल्स हैं, सारी चीज़ें। उसके साथ आर्थिक संकट का सबसे गंभीर प्रभाव जर्मनी पे पड़ा जब लगभग 7 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गए थे। जर्मनी ने विवश होकर ये घोषणा कर दी थी कि वो भविष्य में इस चीज़ का भुगतान नहीं कर सकता है तो वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जर्मनी के साथ आर्थिक संकट ने हिटलर के नाज़ी तानाशाही की स्थापना में प्रत्यक्ष सहायता की थी और इसी बीच में ब्रिटेन को भी बहुत ज़्यादा कठोर उपाय पड़े थे। उसके साथ साथ क्या हुआ था कि मतलब एक तरीके से इस प्रकार जो विश्व आर्थिक संकट था वो एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में जर्मनी, इटली और जापान का आक्रमण फासिस्ट गुटबंदी को प्रोत्साहित कर दिया था और ये गुट निश्चित रूप से विश्व का एक प्रमुख कारण बन गया था। जब ये हो चुका था ना तो जर्मन, इटली और जापान ने एक तरीके से आपस में एक गुटबंदी बना ली थी जिसका वो सामना मिलकर करना चाहते थे। तीसरा है निरस्त्रीकरण की विफलता, फेलियर ऑफ डिसआर्मामेंट। देखो पेरिस का जो शांति सम्मेलन था उसमें ये बात बताई गई कि विश्व शांति संभव तभी होगी जब देश अपने शस्त्रों अस्त्रों को कंट्रोल में रखेंगे। अब अमेरिका के पास पावर है यार, मैं तो पावर का फायदा उठाऊंगा, मैं दिखाऊं कि मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे जापान ने ये बहुत बड़ी गलती करी थी। उसने थोड़ा सा पावरफुल होते ही अमेरिका का जो आपका वो था छोटा सा आइलैंड था उस पर बॉम्ब फेंक दिया था, जिसकी वजह से अब जापान को आज तक उसका भुगतान भरना पड़ता है, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी आज तक वो जगह सही नहीं हुई है, बंजर ज़मीन पड़ी हुई है। लोग आज तक अगर वहाँ पे जो जनरेशन पैदा होती है वो उस जो वैसी गैस सी फैल गई थी एटम बम में उसकी वजह से काफ़ी लोग मारे गए थे, तो उस वैसे ही बच्चे आज पैदा होते हैं। ये थोड़ी सी खाल अजीब सी हुई है या कहीं से फेस कुछ अजीब सा है, इसलिए ये सारी चीज़ें उस टाइम पे जापान को कुछ ज़्यादा भारी पड़ गई थी उसके एटम बम्स की वजह से। उसके बाद इसका ये था कि आक्रमण प्रकृति के सभी अस्त्रों को विनाश कर रही थी, क्योंकि ये भी देखा गया था कि जब एटम बम फेंके जाते थे तो नेचर पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता था, पेड़ पौधों पे, जो वहाँ पे बर्ड्स होते थे, जानवर होते थे, जंगली जानवर हैं, और इन सब पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था इनका भी, जो एक तरीके से। और फिर सब जब ये मर रहे हैं तो जाहिर है इंसान भी कितने मरते होंगे। तो इस सारी चीज़ों को निरस्त्रीकरण की विफलता एक कारण मानी जाती है। और फिर दूसरा फेलियर भी इसलिए बोला गया है यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसा हो गया था कि जब शांति सम्मेलन हुआ था तो उसमें ये बता दिया गया था कि अस्त्रों शस्त्रों का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो सबको ये होने लगा था कि यार जब युद्ध की
क्योंकि सब अपने अपने में तो सोच रहे थे कि हम युद्ध करेंगे करेंगे, तो सबको एक तरीके से वेपन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा अफसोस ये था कि फेलियर ऑफ डिसआर्मामेंट में इसमें यही बताया गया है कि इस सब चीज़ के बावजूद भी जब जापान ने ये सब किया, बहुत सारे देशों ने एक दूसरे को मारने की पूरी पूरी कोशिशें की, तो एक सबसे बड़ा कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये माना जाता है। उसके बाद है रोम बर्लिन टोक्यो धुरी, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई है। वो क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पूर्व जो एक यूरोपीय दो विरोधी गुट बन गए थे, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स, लगभग वो जो प्रोसेस था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आगे बढ़ाने का सबसे पहला प्रोसेस था कि जब दो पावर्स बढ़ गई हैं तो भैया आगे ज़िंदगी भर युद्ध चलेगा ही चलेगा। उसके बाद जर्मन, जापान और इटली ने 36 से 37 इन 2 सालों के इस बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विरुद्ध समझौता किया था, एंटी कमेंटेंट पैक्ट जिसको बोला गया। उसको एक तरीके से उसका समझौता नहीं किया था, उसको संपन्न किया था। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये पहले से ऑलरेडी ये लोग कर चुके थे। उसके साथ साम्यवाद के विरुद्ध फासिस्ट देशों का गठबंधन हो गया था और उनके गठबंधन को रोम बर्लिन टोक्यो धुरी के नाम से जाना गया। ठीक है। फिफ्थ है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति में क्या बताया गया है कि एक तरीके से द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, इसमें नाज़ी और फासी जो शक्तियां थी उनके एक अपीसमेंट की ब्रिटिश विदेशी नीति सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक प्रमुख कारण बताया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ समय तक ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर बहुत सारे मुद्दों पे मतभेद चल रहे थे और ब्रिटिश जो विदेशी नीतियां थी वो परंपरागत आधार पर एक बैलेंस बनाने की, पावर बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही थी। ठीक है। उसके साथ क्या बोला गया कि ब्रिटेन को ये चिंता हो गई थी कि अगर फ्रांस ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था तो पश्चिमी यूरोप की शक्ति को वो उसकी जो इक्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, भंग हो जाएगी। सो इसकी वजह से एक तरीके से ऑस्ट्रिया और अल्बेनिया जैसे देशों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपाय निकाले गए और ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण पर आधारित दुर्बल विदेश नीति ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को संभव कर दिया था। इसके बाद बात आती है युद्ध के प्रभाव की, इफेक्ट ऑफ वॉर कि देखो इसमें ये बताया गया है। सबसे पहला है हताहतों की संख्या और युद्ध अपराध, कैजुअलिटीज़ एंड वॉर क्राइम्स। ठीक है, वॉर क्राइम्स। इसमें ये बोला गया कि युद्ध के कुल जो आपकी कैजुअलिटीज़ थी उनकी संख्या का अनुमान अलग अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि लगभग एक तरीके से 3 या 6 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए थे। इसमें लगभग 2 करोड़ सैनिक और बाकी 5 करोड़ आम नागरिक थे। और बहुत सारे जो नागरिक थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? भूखमरी से और बीमारियों से, बमबारी से, जानबूझकर किए गए अस्त्रों के इस्तेमाल से, उन सब की वजह से ज़्यादातर सैनिक और आम पब्लिक मारी गई थी। ठीक है। उसके बाद ये बोला गया कि सोवियत संघ के लगभग 27 मिलियन लोग इस युद्ध के द्वारा मारे गए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ कैजुअलिटीज़ की संख्या का लगभग ये आधा हिस्सा माना जाता है। 27 मिलियन आधा हिस्सा माना जा रहा है, तो फिर कितना होगा खुद ये सोचो। ठीक है। उसके बाद ये बोला गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध के कुल जो कैजुअलिटीज़ थी, हताहत थे, उसमें 85% अलाइड पावर्स थे और 15% जो थे आपकी जो मित्र राष्ट्र थे वो माने जाते हैं इसमें। और एक अनुमान के अनुसार 1.5 करोड़ नागरिक नाजी यातना शिविरों में थे और 15 जो आपके लाख बम से थे और तकरीबन 70 लाख यूरोप में अन्य कारणों की वजह से चीनी थे और जो रह रहे थे वहाँ पर, या कुछ पढ़ाई की वजह से आए हुए थे या कुछ भी काम की वजह से आए हुए थे, ये लोग मारे गए थे। ठीक है। दूसरी बात है आपकी है ये होम फ्रंट और उत्पादन। होम फ्रंट और उत्पादन में ये देखा गया था कि जैविक और रासायनिक हथियारों के जो अलाइड पावर्स थी उनके द्वारा सीमित उपयोगी की जानकारी बन गई थी और अल्बाइसिनिया की अपनी विजय के दौरान मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था, जबकि जापान की शाही सेना और उनके चीन पर आक्रमण और अधिकार की वजह से और उस टाइम में सोवियत संघ के खिलाफ शुरुआती संघर्ष में ऐसे हथियारों की अनेक किस्मों पर इस्तेमाल
इस्तेमाल करने के लिए रोक लगा दिया गया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर बोलोगे मैम मस्टर्ड गैस क्या है। मैंने आपको भी बताया ना कि जब अमेरिका ने जापान के लिए वो यूज़ करी थी तो आज तक उसका असर देखा जाता है कि बच्चे वहाँ पे जो जनरेशन पैदा हो रही है वो ठीक नहीं है। तो मस्टर्ड गैस उनमें से एक गैस थी कि जिसकी वजह से लोग मारे गए थे और ज़मीनें बंजर हो गई थी, खेती के लायक नहीं रही, घर बनाने के लायक नहीं रही, लोग ऐसी सड़कों पे जो थे वो तो सारे ही मारे गए थे, घर सब बर्बाद हो गए थे। ये वाली चीज़ें इसमें बताई गई हैं। युद्ध के समय कारोबार, युद्ध के समय कारोबार में क्या बताया गया है कि एक तरीके से यूरोप में व्यवसाय दो बहुत ही अलग रूप के अंतर्गत आ गई थी और उत्तर पश्चिम जो मध्य यूरोप था जिसमें फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क, निचले देश जैसे चेकोस्लोवाकिया आते थे, जर्मन ने एक ऐसी आर्थिक नीति की स्थापना कर दी थी जिससे युद्ध के अंत तक उसने लगभग कितने बताऊं मैं आपको, जैसे मैं आपको एक अंदाजन बताती हूँ, इससे ज़्यादा ही है। ठीक है, 1.7 बिलियन रीच मार्क्स एकत्र कर लिए थे और इस आंकड़े का जो औद्योगिक उत्पाद था, सैन्य उपकरण थे, कच्चे माल थे, सामग्रियां थी, अन्य वस्तुएं थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लूटी गई थी। जब जाहिर है एक चीज़, अब आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स फिल्मों में भी देखा होगा, अगर भूकंप आता है तो उसके बाद जब बहुत ज़्यादा, जैसे जापान की कुछ फिल्में आपने देखी होंगी, वहाँ पे कितने तेज़ भूकंप आते हैं, तो जब भूकंप के बाद जब सब सही हो जाता है तो वहाँ पर लोग लूट मार करना शुरू कर देते हैं। जाहिर है जब सब चीज़ें तबाही हो गई हैं तो जहाँ से उनको जो मिलता है, जो जिससे चुरा सकते हैं, कर सकते हैं, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, वो करते थे। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रौद्योगिकी और युद्ध कला में उन्नति की। तो इसमें युद्ध के दौरान विमानों ने उनकी जो लड़ाकू और बॉम्बर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम उनकी ज़मीनी सहायक की जो भूमिकाएं थीं उनको जारी रखा, लेकिन बहुत सारे देशों में काफ़ी उन्नति कर ली थी। और विमान के लिए दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी, एयरलिफ्ट उच्च प्राथमिकता की थी और रणनीतिक बमबारी दुश्मन उद्योग और मनोबलों को डालने के लिए थी। ठीक है, ये वाली बात इसमें आमतौर पर बताई गई है कि एक ऊपर के तौर पर चीज़ देखी गई और एक नीचे देखी गई कि किस तरीके से इनका सामना हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद युद्ध के परिणाम हम देख लेते हैं। युद्ध के परिणाम कुछ नहीं निकले। नॉर्मली इंटरनेशनल जो आपकी यूएन थी, यूनाइटेड नेशन, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास के लिए जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का गठन कर दिया था। तो 24 अक्टूबर 1945 को एक आधिकार तौर पर अस्तित्व में आ गया था। उसके बाद इससे बेपरवाही और बहुत सारे सहयोग और सोवियत संघ के जो बीच के रिश्ते थे उनको ख़त्म करने से पहले ये बिगड़ने शुरू हो गए थे और दोनों शक्तियों ने बहुत जल्दी ही उनको खुद एक क्षेत्रों के रूप में प्रभावित और स्वीकार कर लिया था और स्थापित भी कर दिया था। यूरोप के जो महाद्वीप थे उन्होंने बहुत सारे रूप में पश्चिमी और सोवियत क्षेत्रों के बीच में लौ पर्दे और मित्र राष्ट्रों के अधीन जर्मनी से होकर गुजरता एक रास्ता था। बहुत सारी जो नदियाँ आपस में बहती थी, इन सब के बीच में एक तरीके से बंटवारा करने का सोचा, लेकिन नदियों के बीच में आज भी वाद विवाद चलते हैं क्योंकि नदी कभी बट नहीं सकती है। पानी अगर इस तरफ से राइट की तरफ से आएगा और उसको बीच में से बंद कर दिया जाएगा तो वो राइट तक ही रह जाएगा, लेफ्ट जाएगा ही नहीं। तो ये बोला गया कि हाँ, ये परिणाम निकल सकता है कि आप दोनों मिलकर यूज़ कर लो, लड़ो नहीं, जो भी होगा आराम से मिलकर आप दोनों यूज़ कर लो। ठीक है, एशिया में जो अमेरिका ने जापान पर कब्जा किया था और उसके पश्चिमी प्रशांत के पूर्वी द्वीपों जो व्यवस्थित किए गए थे, सोवियत संघ ने सखालिन और कुरिल द्वीपों पर बहुत ज़्यादा अधिकार जमा लिया था और पूर्वी जापान के जो कोरिया विभाजित देश थे उन्होंने दोनों शक्ति के बीच में बहुत सारे एक अधिकृत स्थापित कर दिए थे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव बहुत जल्दी ही अमेरिका नेतृत्व नाटो और सोवियत नेतृत्व वाले वर्साई संधि जैसे सैन्य गठबंधन के गठन के विकास के लिए शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया था। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका शीत युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। अब आप नेक्स्ट क्लास में शीत युद्ध पढ़ोगे और नाटो सीटो जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शीत युद्ध में ही बताऊंगी। ठीक है, सो आज की क्लास को लेके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।